हेलो बच्चों, हम लोग आज अध्याय 4 आंकड़ों के प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण का एक टॉपिक देखने वाले हैं, दंड आलेख, जो बहुत ही आसान होता है। तो दंड आलेख हम लोग देख रहे हैं। दंड आलेख में क्या देखिए 4.3 में दंड आलेख दिया हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, आप देख सकते हैं। क्या आपने टीवी या समाचार पत्र में इस प्रकार के आलेख देखे हैं? किस प्रकार के? देखो ये इस प्रकार के आलेख, ये हमारे पास ये आलेख दिया हुआ है। चित्रालेख की तरह ही दंड आलेख भी हमें उच्चतम मान, विभिन्न श्रेणियों के मानों की तुलना करने इत्यादि जैसी सूचनाओं को तुरंत समझने और उनकी व्याख्या करने में सहायता कर सकते हैं। यद्यपि जब आंकड़ों की मात्रा अधिक होती है तब उन्हें चित्रालेख द्वारा प्रस्तुत करने में न केवल समय अधिक लगता है बल्कि कभी कभी कठिन भी हो जाता है। आइए देखें किस प्रकार इन आंकड़ों को एक दंड आलेख के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है ना। अगर मान लो इनको हम चित्रालेख के माध्यम से समझाएंगे तो इसमें समय बहुत अधिक लग जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको दंड आलेख के माध्यम से समझेंगे। तो हमारे पास एक दंड आलेख दिया हुआ है, देखिए बहुत ही कलरफुल है। ये है लुप्त प्रजातियों की संख्या जो बढ़ रही है, लुप्त प्रजातियों की संख्या बढ़ रही है, उसका एक दंड आलेख हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है ना। इसमें क्या है देखिए, IUCN रेड लिस्ट में पशु प्रजातियों की संख्या वर्ष के अनुसार दी है ना। जो धीरे धीरे कैसी होती जा रही, लुप्त होती जा रही, उसकी संख्या हमारे को यहाँ पर दी हुई है। अब कैसे बढ़ रही ये हो रही, देखिए अब ये नीचे में हमारे पास ये जो अक्ष दी हुई है हमारे क्षैतिज वाली, उसमें हमारे पास वर्ष दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये जो ऊपर में यहाँ पर इनके आंकड़े दिए हुए हैं कि भाई कितने ये कम होते जा रहे हैं। जैसे 2007 में हमारे पास कितने आंकड़े थे, 7,851। 2010 में कितने आंकड़े थे, 9,618। 2013 में कितने आंकड़े थे, 11,212। 2016 में 12,630। 2019 में 14,234 और 2022 में 16,900। ये धीरे धीरे कैसे होते जा रही है, लुप्त प्रजातियों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसके आंकड़े हमारे पास दिए भी है ना। चलिए, तो ये ऐसे ही हम दंड आलेख आगे बनाएंगे। तो हमारे पास एक देखिए तालिका दी हुई है जिसमें कक्षा और विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, लेकिन ये विद्यार्थी की जो संख्या दी हुई है वो कैसे विद्यार्थियों की संख्या दी है, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है ना। कक्षा 1 में कितने अनुपस्थित है विद्यार्थी, 3। कक्षा 2 में कितने हैं, 5। कक्षा 3 में कितने हैं, 4। कक्षा 4 में कितने हैं, 2। कक्षा 5 में कोई भी अनुपस्थित नहीं है। 6 में कितने हैं, 1। 7 में कितने हैं, 5। 8 में कितने हैं, 7। उसने इन्हीं आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा प्रस्तुत किया। आइए लखनपाल द्वारा संग्रहित आंकड़ों को लेते हैं जो किसी एक दिन प्रत्येक कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थी संख्या को दर्शा रहे हैं, है ना। ये हमारे पास दंड आलेख दिया हुआ है ना। तो ये दंड आलेख में हमारे पास क्या क्या है देखिए। इस दंड आलेख में हमारे पास नीचे जो क्षैतिज अक्ष है उसमें कक्षा दी हुई है और यहाँ पर विद्यार्थी की संख्या दी हुई है ना। और एक पैमाना लिया गया है कि एक इकाई लंबाई किसके बराबर होगी, एक विद्यार्थी के बराबर। प्रत्येक कक्षा में अनुपस्थित छात्रों की संख्या हमारे पास ये दी हुई है ना। तो कक्षा 1 में कितने विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, देखो अधिकतम 3। 2 में कितने हैं, 5, तो 5 के लिए दंड आलेख बनाया गया है। 1 में ये 3 के लिए दंड आलेख बनाया गया है। कक्षा 3 में 4 अनुपस्थित, तो 4 के लिए दंड आलेख बनाया गया है। कक्षा 4 में कितने अनुपस्थित है, 2, तो 2 के लिए दंड आलेख बनाया गया है। 5 में कोई अनुपस्थित नहीं है इसलिए कोई भी दंड आलेख नहीं बनाया गया है। 6 में कितने अनुपस्थित हैं, 1, तो 1 के लिए दंड आलेख बनाया गया है। 7 में कितने अनुपस्थित हैं, 5, तो 5 के लिए दंड आलेख बनाया गया है। और 8 में सबसे सर्वाधिक अनुपस्थित है कितने, 7, तो उसके लिए दंड आलेख बनाया गया है। तो हमारे पास एक टिप्पणी दी गई अध्यापक के लिए, इसको भी हम देख लेते हैं। यदि विद्यार्थी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है तो उन्हें समदूरस्थ क्षैतिज रेखाओं के बारे में बताएं। स्पष्ट कीजिए कि बाईं ओर क्रमागत संख्याओं के प्रत्येक युग्म के बीच में समान रिक्त स्थान होना चाहिए। देखिए हम बता दे रहे हैं आपको
कि ये जो बाईं ओर है, बाईं ओर से जब इधर आगे की ओर बढ़ते हैं और ये जो रेखा हमारे पास प्राप्त होती है तो ये क्षैतिज रेखा होती है ना, और जो खड़ी वाली रेखा मैंने आपको पहले बता चुका ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। और जब भी हम दंड आलेख बनाएंगे, आगे हम जब बनाना सीखेंगे, तो ये जो दंड आलेख हैं, इन दंड आलेख के बीच में जो ये दूरी जो आपको दिखाई दे रही है, ये गैप बिल्कुल कैसा होना चाहिए, बराबर फिक्स होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दंड आलेख द्वारा उपयोग करते हुए दीजिए। कक्षा 2 में उस दिन कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे? तो कक्षा 2 देखिए, ये है कक्षा 2। कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे? 5। तो हमारे खाली स्थान कितने आ जाएंगे? 5। किस कक्षा में अधिकतम संख्या में विद्यार्थी अनुपस्थित हैं? सबसे बड़ा दंड आलेख देखो कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? ये दिखाई दे रहा। और ये कौन सी कक्षा है? कक्षा 8। तो हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। उस दिन किस कक्षा में पूर्ण उपस्थिति थी? मतलब पूरे बच्चे आए हुए थे। तो ढूंढिए जहाँ पर दंड आलेख कुछ भी नहीं बना होगा उसमें सारे बच्चे उपस्थित होंगे। तो देखो ये 5 में कोई भी दंड आलेख नहीं बना अनुपस्थित का, मतलब 5 में सारे बच्चे उपस्थित थे। तो ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा 5। इस दंड आलेख को बनाते समय समान चौड़ाई के दंड आलेख जिनके बीच की दूरी समान हो, क्षैतिज रूप से तथा ऊर्ध्वाधर रूप से खींचे जा सकते हैं। ऐसे में प्रत्येक दंड आलेख की लंबाई या ऊंचाई दी गई संख्या को दर्शाती है। जैसा कि हमने चित्र आलेख में देखा था, बारंबारताएं बड़े होने पर एक पैमाना, स्केल या कुंजी का उपयोग कर सकते हैं। तो देखो हमारा पिछले हमने देखा बताया था कि एक इकाई लंबाई किसके बराबर थी? एक विद्यार्थी के बराबर, तो वो उसका पैमाना होता है ना। तो आइए अब हमारा अगला वाला दंड आलेख देखते हैं। यातायात पुलिस का दिया हुआ है। तो आइए, यातायात पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए दिल्ली की एक व्यस्त सड़क के चौराहे से होकर गुजरने वाले वाहनों के आंकड़ों पर एक दृष्टि डालें। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रत्येक घंटे इस चौराहे से होकर जाने वाले वाहनों की संख्या नीचे दंड आलेख में दर्शाई गई है ना। लंबाई एक इकाई किसके बराबर ली गई? 100 वाहन को दर्शा रही। तो हमने यहाँ देखो पैमाना दिखा दिया है, एक इकाई किसके बराबर है? 100 वाहन के बराबर। अब यहाँ क्षैतिज अक्ष में काय को दर्शाया गया? वाहनों की संख्या को। ऊर्ध्वाधर में क्या दर्शाया गया है? समय अंतराल को दर्शाया गया है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे 6 से 7 बजे एक दंड आलेख बना हुआ है। ये कहाँ दिखाई दे रहा है? 100 और 200 के बीच में दिखाई दे रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि 6 से 7 में कितने वाहन गुजर रहे हैं भाई? इनके बीच में है, मतलब 100 और 200 के बीच में, मतलब कितना होगा? 150 होगा, मतलब 150 वाहन गुजर रहे हैं। 7 से 8 बजे कितने वाहन गुजर रहे हैं? 1200। 8 से 9 में कितने वाहन गुजर रहे हैं? 1000। 9 से 10 में कितने वाहन गुजर रहे हैं? देखिए 800। 10 से 11 में कितने वाहन गुजर रहे हैं? 700। 11 से 12 में कितने वाहन गुजर रहे हैं? 600। हम देख सकते हैं कि इस चौराहे पर अधिकतम यातायात सबसे लंबे दंड आलेख द्वारा दर्शाया गया है, जिसका समय अंतराल प्रथा 7 से 8 है। दंड आलेख दर्शाता है कि इस समय चौराहे से होकर 1200 वाहन गए हैं। दूसरा दंड आलेख दिखा रहा है 8 से 9 के लिए। इस दौरान इस चौराहे से होकर 1000 वाहन गए हैं। इस प्रकार न्यूनतम यातायात सबसे छोटे दंड आलेख द्वारा दर्शाया गया है, जिसका समय अंतराल 6 से 7 है। इस दौरान केवल 150 वाहन ही इस चौराहे से होकर गए हैं। दूसरा छोटा दंड समय अंतराल 11 बजे से दोपहर 12 बजे का है, जब चौराहे से 600 वाहन गुजर रहे हैं। 2 घंटे के अंतराल तक प्रातः 8 से 10 बजे के दौरान इस चौराहे से होकर जाने वाले वाहनों की संख्या लगभग 1000 प्लस 800 कितनी हो गई? 1800 है, जो इस दंड आलेख द्वारा दर्शाई गई है। हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, है ना, ताकि आपको आने वाले जो भी वीडियो हैं वो बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। प्रातः 6 और 12 बजे के बीच उस चौराहे से कुल कितने वाहन गए? अब जो आंकड़े हमारे पास दिए हुए थे उन सारे आंकड़ों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 4450 आएगा। इतने वाहन वहाँ से गुजरे थे। अपने विचार से समय प्रातः 6 से 7 बजे के दौरान और 7 से 12 बजे के दौरान के बीच अन्य घंटों में इतना कम यातायात क्यों है? क्योंकि देखिए सुबह वाहन कम गुजरते हैं, सुबह के समय यातायात कैसा होता है? कम होता है ना। तो 6 से 7 का आप देखिए दंड आलेख, 6 से 7 का दंड आलेख कितना छोटा है? इस समय सबसे कम वाहन गुजरे हुए थे वहाँ से, इसलिए इस समय ये
क्या होता है, यातायात कम होता है सुबह के समय। इससे को अपने विचार से भी अपने आंसर दे सकते हैं। फिर अगला हमारे पास है, अपने विचार से प्रातः 7 से 8 बजे के बीच यातायात अधिकतम क्यों रहता है? क्योंकि इस समय यहाँ से चलने वाले वाहनों की संख्या अधिक होती है, ऑफिस से जाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए इस समय अधिकतम यातायात रहता है। आपके विचार से प्रातः 8 से 12 बजे के दौरान दोपहर तक प्रत्येक घंटे में यातायात कम क्यों रहा है? क्योंकि इस समय यातायात में वापस आने वाले वाहनों की संख्या कैसी होती है भाई? कम होती है। अब वापस से लोगों की वापसी होती है ना। तो इस प्रकार के जो दंडालेख से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये बड़े आसान होते हैं और इन्हें में सारे अंक हम आसान से प्राप्त कर सकते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है उनमें हम दंडालेख बनाना सीखेंगे, है ना। एक एग्जाम्पल भी दिया है, इस एग्जाम्पल को आप लोग देख सकते हैं। ओके।